Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start chapter 2 of the Limitation Act, which talks about the principle and rules regarding the limitation of suit, appeal and application. तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि बात करता है सूट, अपील एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी लिमिटेशन के रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं उनके बारे में। सेक्शन 3 से लेकर 11 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। तो जानते हैं इस चैप्टर की इंट्रो इस चैप्टर में है क्या। ये जो सेक्शन 3 से 11 तक के प्रोविज़न है ये बात किसके बारे में करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। द चैप्टर 2 जो है ये बात करता है प्रिंसिपल रूल्स रिलेटिंग टू द लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि अपील, सूट एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी लिमिटेशन के रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 2। सेक्शन 3 से लेकर 11 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। मतलब अगर कोई पार्टी जो है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद अपना सूट जो है कोर्ट में लेकर आती है, अपील एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लेकर आती है, तो कोर्ट उसके साथ क्या करेगा। कोर्ट उसे उसे जो रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, ये बात करता है सेक्शन 3। एंड सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 की एक्सेप्शन है। मतलब जिस दिन भी एक्सपायरी पीरियड जो है ख़त्म हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट जो है बंद है, तो उस दिन कौन सा रास्ता बचता है पार्टी के पास, ये बताता है सेक्शन 4। मतलब सेक्शन 4 सिंपली यही कहता है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के दिन, जिस दिन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ख़त्म हो रहा है उस दिन अगर कोर्ट बंद है, तो पार्टी को जो है जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन जो है फाइल कर सकती है सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन। सेक्शन 5 जो है वो बात करता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कि एक्सपायरी पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी जो है कोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन, अपील जो है एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट करती है, ये कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, अगर पार्टी के पास जो है सफिशेंट कॉज है तो एक्सटेंड कर सकती है टाइम को, एक्सपायरी पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, वरना नहीं। ठीक है, सेक्शन 5 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 6, 7 एंड 8 बात करते हैं लीगल डिसेबिलिटी से। मतलब अगर कोई बंदा जो इनोसेंट है या फिर इडियट है या फिर माइनर है, तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं लिमिटेशन के, ये बताते हैं सेक्शन 6, 7 एंड 8। सेक्शन 9 जो है वो बात करता है कंटिन्यू रनिंग ऑफ द टाइम, कि ये जो टाइम है एक बार शुरू हो गया पार्टी का तो वो किसी के लिए भी नहीं रुकने वाला, चाहे वो माइनर है, चाहे वो बंदा इडियट है, चाहे वो नॉनसेंस है, किसी के लिए भी ये जो टाइम जो है नहीं रुकने वाला। सेक्शन 9 बात करता है इसके बारे में। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड और रिलेटिव ऑफ द ट्रस्टी और रिलेटिव ऑफ द ट्रस्टी के अगेंस्ट कब सूट फाइल होगा, इस सूट के बारे में जो है सेक्शन 10 जो है बात करता है। सेक्शन 11 ऑफ दिस चैप्टर बात करता है वो उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि होते हैं आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी, इंडिया के बाहर जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर हमारा लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये बात करता है सेक्शन 11। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 3, 4 एंड 5 के बारे में। तो जानते हैं सेक्शन 3, 4 एंड 5 के बारे में। ये जो नोट्स हैं मैम ने बड़े ही अच्छे एंड आसान तरीके से बनाए हैं, जो कि एक बार पढ़ोगे तो आसानी से जो है समझ में आ जाएगा आपको। इतने अच्छे से एंड सिंपल वे में जो है मैम ने जो है नोट्स बनाए हैं। तो जानते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 जो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन एंड इट्स एक्सेप्शन। बार ऑफ लिमिटेशन मतलब सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रेस्क्राइब द कोर्ट टू dismiss any suit instituted, appeal preferred and application made after the period of the limitation prescribed। अगर कोई बंदा जो है, अगर सिंपल एंड आसान वर्ड में समझाऊं तो, अगर कोई बंदा जो है सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन लेकर आता है कोर्ट में उस पीरियड के बाद जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 तक के प्रोविजन में, मतलब प्रेस्क्राइब पीरियड जो है बताया गया है, अगर उस पीरियड के बाद बंदा कोई सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन लेकर आता है कोर्ट में, तो कोर्ट को उसे डिसमिस करना होगा। सिंपली अगर बोलूँ तो सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद आता है तो कोर्ट उसे डिसमिस करेगा मतलब। ठीक है, सेक्शन 3 सिंपली यही कहता है। और इसमें जो एक पॉइंट और भी है, अगर डिफेंडेंट जो है इस बात की प्ली ले लेता है कि हाँ ये जो पार्टी है इसके पास तो टाइम पीरियड ही नहीं बचा है सूट फाइल करने का, तो भी इस बात का जो है कोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्ली ले या ना ले। को अगर पार्टी जो है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद सूट, अपील, एप्लीकेशन कोर्ट में लेकर आई है तो कोर्ट को उसे डिसमिस करना पड़ेगा, चाहे डिफेंडेंट इस बात की प्ली ले या ना ले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और इस बात में, इसमें सेक्शन में जो भी बात की है प्रेस्क्राइब पीरियड के बारे में। अब ये प्रेस्क्राइब पीरियड क्या है।
सेक्शन 2 क्लॉज जे ये बताता है कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है क्या। ये बताता है कि लिमिटेशन पीरियड एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में अंतर क्या है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज ये बताता है कि ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये वो पीरियड है जो कि बताया गया है हमारे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में, जिसके बारे में कि हमारा शेड्यूल जो है लिमिटेशन एक्ट का बात करता है कि कितना टाइम जो है किसी पार्टी को सूट अपील या फिर एप्लीकेशन लगाने के लिए मिलेगा। ये बताता है हमारा शेड्यूल। ये है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि हमारे शेड्यूल में बताया गया है लिमिटेशन एक्ट के। एंड अब ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वो पीरियड है जो कि बताया जाता है, जो कि कंप्यूटेड किया जाता है हमारे प्रोविज़न में, लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न में, मतलब सेक्शन में जो भी पीरियड जो है प्रेस्क्राइब्ड किया गया है वो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ऐसे नहीं समझोगे आप, मतलब ये जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है ये वो पीरियड है जो कि एक्सक्लूड किया जाता है लिमिटेशन पीरियड से। एंड ये है पीरियड जो है एक्सक्लूड कर कर लिमिटेशन पीरियड से आगे लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी जो है 1 जनवरी को जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है। यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो गया 1 जनवरी 2011 को, ठीक है। मान लो 1 जनवरी 2011 को ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे ए के पास सूट फाइल करने का टाइम कितना होगा। ये जो 1 जनवरी है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड करके आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 जनवरी, ठीक है। 2 जनवरी से इसका जो टाइम पीरियड हो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हुआ, सिंपल है, उस दिन तो बंदा कोई सूट फाइल नहीं करेगा, तो उससे जो नेक्स्ट डे है उस वो बन जाएगा उसका, उससे लिमिटेशन पीरियड जो है वहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो 1 जनवरी है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आगे बन जाएगा 2 जनवरी, ठीक है। तो ये जो एक दिन है ये है प्रेस्क्राइब पीरियड, एक्सक्लूड किया गया है आगे इंक्लूड कर दिया गया 2 जनवरी। और मान लो ये किसी सूट को फाइल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइम मिलता है, किसी को किसी सूट के लिए 1 साल का है, किसी सूट के लिए 2 ईयर का, और किसी के लिए 3 ईयर का। मान लो ए के पास जो है बी के अगेंस्ट फाइल करने के लिए 3 ईयर मिलते हैं सूट फाइल करने के लिए, ठीक है। और इसके पास टाइम कितना बन गया 2 जनवरी से लेकर 2 जनवरी 2011 से लेकर 2 जनवरी 2014 तक का टाइम जो है ए के पास है सूट फाइल करने का बी के अगेंस्ट कोर्ट में। और अगर ये जो बंदा ए है ये 3 से 4 मंथ किसी ऐसी कोर्ट में वेस्ट कर देता है जिसके पास जो है यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो यहाँ से जो इसने ये 3 मंथ जो है इस कोर्ट में वेस्ट किए हैं जिसके पास यूरिसडिक्शन ही नहीं है, गलती से नेग्लिजेंटली वेस्ट किए हैं, अगर जानबूझ कर किए हैं तो उसके लिए कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। बट अगर नेग्लिजेंटली गलती से उसे पता ही नहीं है कि इसके पास जूरिसडिक्शन है उसका ट्रायल लेने की, तो अगर कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन नहीं है, उसे ये पता भी नहीं है कि उसके कोर्ट के पास जो है जूरिसडिक्शन नहीं है, फिर ये 3 मंथ जो है वेस्ट कर देते, तो ये लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर कर इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 जनवरी 2014 से लेकर 2 अप्रैल 2014 तक का इसे टाइम मिल जाएगा। ये जो 3 मंथ जो है इस पीरियड से एक्सक्लूड कर कर आगे इंक्लूड कर दिए गए हैं, यही है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। फर्स्ट जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा, आगे इंक्लूड हो जाएगा। 1 जनवरी है तो 2 जनवरी हो जाएगा। और अगर कोई बंदा जो है टाइम वेस्ट कर देता नेग्लिजेंटली किसी और को किसी भी तरीके से, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब जो पीरियड लिमिटेशन एक्ट पीरियड से एक्सक्लूड कर कर आगे लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड कर दिया जाता है वो होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है, समझे। और ये पार्टी के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बी कह देता है कि अगर मैं ब्रीच कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ईयर दे दूंगा, मतलब तुम्हारे पास 3 ईयर है सूट फाइल करने के लिए, मैं तुम्हें 1 साल एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुम्हें 4 साल दे देता हूँ कि तुम सूट जो है हमारे मेरे अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बस लिमिटेशन कोर्ट जो है देखेगी लिमिटेशन एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनको, ना कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको। अगर 3 ईयर हैं ए के पास तो 3 ईयर मिलेंगी, इसे 1 साल जो है एक्स्ट्रा नहीं दे सकता भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, समझे। ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एंड लिमिटेशन पीरियड के बारे में हो गया। अब जानते हैं सेक्शन 3 का जो क्लॉज 2 है उसका क्लॉज ए क्या कहता है। इसमें ये क्लॉज 2 जो है इसका सेक्शन 3 का वो बताता है कि कब माना जाएगा कि कोई सूट जो है इंस्टीट्यूट हो चुका है।
ये ऑर्डिनरी केस में तब माना जाएगा जब जो है प्लेंटिफ जो है अपनी प्लेंट है किसी प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रेजेंट कर देता है, तब से माना जाएगा कि उसने जो है केस इंस्टीट्यूट कर दिया है। अगर वो अपनी प्लेंट जो है किसी प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट कर देता है। अगर ऑफिसर एक्सेप्ट करे या ना करे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन उसने प्लेंट जो है प्रेजेंट कर दी प्रॉपर ऑफिसर को, उसी दिन से माना जाएगा कि सूट जो है इंस्टीट्यूट हो चुका है। प्लेंट जो है एक्सेप्ट करे या ना करे ये ऑफिसर के ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इज़ अ सफिशेंट टू फाइल टू इंस्टीट्यूट अ सूट। प्रेजेंटेशन ही सफिशेंट है किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, ठीक है। जिस दिन बंदे ने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दी उसी दिन से माना जाएगा कि सूट जो है इंस्टीट्यूट हो चुका है। क्लॉज ए का जो है पॉइंट 2 क्या कहता है, सब क्लॉज ए का वो कहता है, इन द केस ऑफ द पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर द लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। पॉपर के केस में क्या होगा, अब ये पॉपर कौन है? पॉपर एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत ही गरीब है, जिसके पास जो है कोर्ट की फीस देने का जो है पैसे नहीं है। अगर वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे देता है कि वो एज अ पॉपर सूट जो है फाइल करना चाहता है, अपना जो सूट है एज अ पॉपर मतलब एज अ गरीब आदमी जो है फाइल करना, उसके पास जो है कोर्ट का सूट का जो है खर्चा वगैरह खर्चा उठाने का जो है बजट नहीं है उसके पास। जिस दिन उसने ये वाली एप्लीकेशन लगा दी कि वो एज अ प्रॉपर सूट फाइल करना चाहता है, उसी दिन से माना जाएगा कि उसने जो है सूट इंस्टीट्यूट करवा दिया है अपना। सब क्लॉज ए का पॉइंट 3 क्या कहता है? पॉइंट 3 कहता है, इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विच इज़ बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट। अगर कोई कंपनी जो है बंद की जा रही है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट उस कंपनी को बंद करने के लिए एक जो है ऑफिस लिक्विडेटेड अपॉइंट करेगा। एंड अगर किसी बंदे का उस कंपनी के ऊपर कोई क्लेम है, तब इस क्लेम के बारे में कब माना जाएगा कि उस बंदे ने जो है सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। इस बंदे का जो सूट उस दिन से इंस्टीट्यूट हो जाएगा जिस दिन इसने ऑफिस लिक्विडेटेड को जो है एप्लीकेशन लिख दी, टाइम पीरियड लेते। मान लो ये कंपनी जो है 20 जनवरी को जो है बंद होने वाली है, और ये बंदा जिसने कंपनी से क्लेम लेना है, जिसका कि कंपनी के ऊपर क्लेम है, ये 10 तारीख को ऑफिस लिक्विडेटेड को एप्लीकेशन लिख देता है, और ये जो ऑफिस लिक्विडेटेड है ये 30 तारीख को रिप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बंदे के पास जो है टाइम पीरियड नहीं बचा। इस बंदे ने जो एप्लीकेशन दी थी 10 तारीख को, उसी दिन से माना जाएगा कि इसने केस जो है इंस्टीट्यूट करवा दिया है, ठीक है, समझे? मतलब जिस दिन ये ऑफिस लिक्विडेटर को एप्लीकेशन लिख देगा कि उसका कंपनी के ऊपर क्लेम है, उसे दिलाओ, तो उसी दिन से माना जाएगा कि इसने केस इंस्टीट्यूट कर दिया है। इसका जो पॉइंट 3 है यही बोलता है सब क्लॉज ए का क्लॉज 2 के सेक्शन 3 के। तो आगे देखते हैं क्लॉज बी क्या कहता है क्लॉज 2 का सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। ये बात करता है, एनी क्लेम बाय द वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। अगर कोई बंदा जो है सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम के द्वारा जो हम अपना जो क्लेम अराइज करता है, मांगता है, तो ये जो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का सूट है इसे एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड सेट ऑफ के मामले में कब माना जाएगा कि उस बंदे ने जो है सूट इंस्टीट्यूट कर दिया? इन द केस ऑफ द सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इज इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। सेट ऑफ के मामले में उस दिन माना जाएगा, उस दिन से माना जाएगा कि उस बंदे ने जो है सेट ऑफ का सूट जो है इंस्टीट्यूट कर दिया जिस दिन से प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट जो है फाइल की थी। जिस दिन प्लेंटिफ ने अपना सूट जो है फाइल किया था, इंस्टीट्यूट किया था कोर्ट में, उसी दिन से माना जाएगा कि ये जो डिफेंडेंट है उसने भी सेट ऑफ का जो है सूट उसी दिन से फाइल किया है, ठीक है। सिंपली अगर बोलूँ तो सेट ऑफ के मामले में तब सूट इंस्टीट्यूट, मान लो आज बंदे ने 1 तारीख को जो है प्लेंट फाइल कर दी, ठीक है, 1 जनवरी को, और इस बंदे ने जो डिफेंडेंट है उसने 10 तारीख को जो है सेट ऑफ का जो है प्ली ले ली, सेट ऑफ मांग लिया। तो इसका जो सेट ऑफ का सूट है उस दिन से माना जाएगा जिस दिन इस प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की थी। मतलब 1 जनवरी से ही माना जाएगा कि उसने डिफेंडेंट ने जो है सेट ऑफ का सूट जो है इंस्टीट्यूट करवा दिया है, ठीक है। एंड काउंटर क्लेम के मामले में क्या होता है? काउंटर क्लेम के मामले में उसका जो काउंटर क्लेम का सूट है वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन उस बंदे ने काउंटर क्लेम मेड कर लिया, जिस दिन उस बंदे ने काउंटर क्लेम जो है मांग लिया उस तरीक से।
मान लो प्लेंटिफ ने फाइल किया था सूट 1 तारीख को, और 10 तारीख को जो है इस बंदे ने, डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम का सूट जो है फाइल कर दिया, काउंटर क्लेम जो है मांग लिया। तो इसका जो काउंटर क्लेम का सूट है वो 10 तारीख से ही माना जाएगा। मतलब कि उस बंदे ने, डिफेंडेंट ने 10 तारीख से ही काउंटर क्लेम का सूट जो है इंस्टीट्यूट करवा दिया। उसका काउंटर क्लेम के मामले में 10 तारीख से, एंड सेट ऑफ के मामले में उस दिन से जिस दिन से बंदे ने प्लेंट फाइल की है, जिस दिन से प्लेंटिफ का सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ है उस दिन से। ठीक है। क्लॉज बी जो है ये कहता है सब क्लॉज 2 का। एंड देखते हैं सी क्या कहता है। एन एप्लीकेशन बाय द नोटिस ऑफ मोशन इन द हाई कोर्ट इज़ मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज़ प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। अगर कोई बंदा जो है एप्लीकेशन लगाता है नोटिस ऑफ मोशन की हाई कोर्ट में, तो उस जिस दिन उसने ये एप्लीकेशन दे दी किसी प्रॉपर ऑफिसर को, उसी दिन से उसका सूट जो है इंस्टीट्यूट हो जाएगा। मतलब हाई कोर्ट के किसी प्रॉपर ऑफिसर को जो है एप्लीकेशन लगा देता है, दे देता है, प्रेजेंट कर देता है बंदा, तो उस दिन से उसका जो माना जाएगा कि सूट जो है इंस्टीट्यूट हो चुका है। एंड अब देखते हैं डिक्री नॉट अ नल्टी। डिक्री जो है कभी भी नल्टी नहीं होगी, वॉइड नहीं होगी। Even if it is true that it is the duty of the court to take note of the provision of section 3 of the limitation act, चाहे ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि बंदा जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के सेक्शन 3 के अंडर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के रहते रहते कोर्ट में सूट लेकर आया है, एप्लीकेशन या फिर अपील लेकर आया है या नहीं, ये कोर्ट की ड्यूटी है। बट अगर किसी कारण से कोर्ट जो है नहीं देख पाती कि ये बंदा जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से बाद आया है, मान लो ये जो है मान लो बंदा जो है पार्टी जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद सूट लेकर आ जाती है, और कोर्ट जो है उसमें डिक्री ऑर्डर या फिर कुछ भी पास कर, डिक्री या ऑर्डर दे देती है अपना, तो ये जो डिक्री या ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है इस केस में, जो कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद डिसाइड किया है कोर्ट ने, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो नल्टी नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ लॉ की एक जो है गलती मानी जाएगी। ये जो डिक्री है ये सिर्फ एक एरर माना जाएगा। ठीक है, इसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एंड ये जो एरर है ये उस मैनर में जो है रेक्टिफाइड किया जाएगा जो कि बताए गए हैं हमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। ठीक है, मतलब ये जो डिक्री एंड ऑर्डर है पास किया गया है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद गलती से, जैसे कि कोर्ट का जो ये सिर्फ एरर माना जाएगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद डिसाइड किया गया है सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन, ये कभी भी नल्टी नहीं होगा। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो डिस्कस करते हैं। इन दी पंजाब नेशनल बैंक एंड ORS वर्सेज सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इस केस में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि ये जो लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, ये कभी भी बंदे के राइट को जो है बार नहीं करते, राइट को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये जो रूल ऑफ लिमिटेशन है ये रेमेडी को बार करते हैं, ना कि राइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी से 30,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, और इसका जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो ख़त्म हो गया सूट फाइल करने का। अब ये कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसे बोल देता है कि भाई इसमें कोर्ट तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, कोर्ट जो है तुम्हारे जो 30,000 हैं वो रिकवर नहीं करवा सकता बी से, अब तुम जो है किसी और तरीके से निकलवा लो। मतलब ए ने जो है 30,000 रुपये तो लेने ही है, ये जो इसका राइट है 30,000 रुपये लेने का बी से, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके पास कोर्ट में जाने का रास्ता बंद हो चुका है, बट ये जो इसका राइट है 30,000 रुपये लेने का, ये ख़त्म नहीं होता। कोर्ट सिर्फ रेमेडी को बार करता है, ना कि राइट को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, रूल ऑफ लिमिटेशन है, ये सिर्फ रेमेडी को बार करते हैं। इस केस में यही डिसाइड हुआ था। और सेकंड जो केस है वो बात करता है इन दी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में भी यही हल हुआ था कि कोर्ट रेमेडी को बार करता है। ये जो बी के ऊपर जो डेप्ट है 30,000 रुपये का, ये ख़त्म नहीं होने वाला इससे। अगर पार्टी जो है लिमिटेशन पीरियड, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद सूट लेकर जाती है कोर्ट में, तो ये जो बी के ऊपर जो डेप्ट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, इसे ए चाहे तो किसी और तरीके से निकलवा सकता है, या फिर बी अपनी मर्ज़ी से ए को जो है दे सकता है। बी के ऊपर से जो डेप्ट है वो ख़त्म नहीं होने वाला। इन दी रूलिया राम हाकिम राय वर्सेस फतेह सिंह, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया था ये जो सेक्शन 3 है इस ये ना डिफेंडेंट को प्रिवेंट नहीं करता है, उसके जो है फेवर में नहीं खड़ा होता है। मतलब इससे जो डिफेंडेंट का कर्जा है, उसका जो डेप्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये ए एंड बी के आपस का मामला है कि वो कब अब इसे कैसे सुलटाते हैं, ए कैसे उससे पैसे निकलवाता है, ए बी अपनी मर्ज़ी से देता है या नहीं।
तो ये इन दोनों के आपस का मामला है, बट कोर्ट इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। कोर्ट बी को भी प्रिवेंट नहीं करेगा और ए की भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इस केस में यही हेल्ड हुआ था सिंपली। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। हाँ, अब ये जिस दिन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ख़त्म हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट जो है बंद है, तो पार्टी के पास कौन सा रास्ता बचता है। तो बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायरी ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, द सूट अपील एंड एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड, प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन। जिस दिन बंदा जो है, मान लो किसी का जो प्रेस्क्राइब पीरियड हो ख़त्म हो रहा है, जिस दिन कोर्ट बंद है, तो वो बंदा जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगा, दोबारा से ओपन होगा, उस दिन जाकर अपना सूट अपील या फिर एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती है। ठीक है, सेक्शन 4 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 4 जो है ये लिमिटेशन पीरियड के साथ कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोई बंदा जो है ऐसा एक्ट इसके एग्जिस्टेंस में आने का यही कारण है कि कोई बंदा जो है ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जो कि नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, जिसके मतलब कोई पर्सन है, कोई ऐसा एक्ट करने से ला जो है उसे नहीं बोलता जो कि इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इसी कारण से जो है ये जो सेक्शन 4 है ये इस एक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, अगर कोई बंदे को ऐसा काम करने के लिए बोला जाता है कि जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो नहीं कर सकेगा, उसके लिए उसे टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बंदा जो है उस दिन आता है अपनी अपील सूट या फिर एप्लीकेशन लेकर सूट कोर्ट में, जिस दिन वो कोर्ट बंद है, तो वो तो नामुमकिन है, वो तो कभी फाइल कर ही नहीं पाएगा सूट जो है। तो कोर्ट उसे ये काम करने के लिए नहीं बोलता है कि वो जिस दिन कोर्ट बंद हो उस दिन कोर्ट में आए, तो वो उसे एक एक्स्ट्रा डे जो है दे देता है, प्रोवाइड करवा देता है। सेक्शन 4 सिंपली यही कहता है। ठीक है, इसमें कुछ केस लॉज हैं वो देख लेते हैं। इन गाड़ी वर्सेस हिरामानिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने दिस रूल अप्लाइज टू सूट अपील एंड एप्लीकेशन सिविल और क्रिमिनल। ये जो रूल है सेक्शन 4 है, ये क्रिमिनल एंड सिविल दोनों तरह के केसेस के ऊपर अप्लाई होता है। एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इस सेक्शन की, सेक्शन 4 की एक्सप्लेनेशन सिंपली यही कहती है कि अगर कोर्ट जो है ओपन है किसी दिन, बट उसमें जो है वर्क जो है नहीं चल रहा, काम जो है नहीं हो रहा, तब भी कोर्ट को सिर्फ यही माना जाएगा कि कोर्ट उस दिन बंद है। ठीक है, अगर कोर्ट जो है ओपन है बट उसमें काम नहीं चल रहा, तब भी यही माना जाएगा कि ये जो कोर्ट जो है वो बंद है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन अ सर्टन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद अगर बंदा जो है एप्लीकेशन अपील जो है लेकर आता है, तो उसमें उन्हें जो है टाइम प्रोवाइड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन एनी ऑफ दिस प्रोविजन of order 21 of the CPC may in admitted after the prescribed period of the appellant or after the prescribed period। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन या फिर अपील जो है एक्सेप्ट की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद आती है, अगर जो अपीलेंट या फिर एप्लीकेंट है वो सफिशेंट कॉज जो है शो कर देता है कोर्ट को कि हाँ मैं इस कारण से जो है अपील जहाँ एप्लीकेशन जो है अपनी कोर्ट में नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं था कि मैं कोर्ट में आ सकता, इस कारण से कोई सफिशेंट कॉज जो है दे देता है, तो कोर्ट उसके बारे में सोच सकता है कि उसे जो है टाइम पीरियड दिया जाए या ना दिया जाए। उसका जो टाइम पीरियड है अपील या फिर एप्लीकेशन लगाने का, मतलब उसे जो है एक्सेप्ट करने का, दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सटेंड हो सकता है अगर पार्टी के पास जो है सफिशेंट कॉज है। ठीक है, उस उस एप्लीकेशन को ना लगाने का, अपील को ना लगाने का कोर्ट में सफिशेंट कॉज है, तो जो कोर्ट है उसकी हेल्प कर सकता है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है। बट 21 के अंडर, ऑर्डर 21 के अंदर जो भी एप्लीकेशन लगाई गई है उसके अंडर जो है उसका टाइम पीरियड, जो ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा, उसके अंदर उसका उस एप्लीकेशन का जो टाइम पीरियड वो एक्सटेंड नहीं होगा। उस मतलब ये जो सेक्शन 5 है ये ऑर्डर 21 में जो भी एप्लीकेशन लगाई जाती है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, और ना ही ये जो सेक्शन 5 है ये सूट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब सूट के लिए बंदे के पास बहुत टाइम होता है, साल 2 साल 3 साल,
काफ़ी साल का टाइम जो होता है। बट एप्लीकेशन एंड अपील के लिए इसके इनके पास मंथ का, डे का, दिनों का टाइम होता है। तो इसलिए एप्लीकेशन या फिर अपील के लिए बंदे को जो है टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, बट सूट के लिए नहीं। ना ही उस एप्लीकेशन के लिए जो कि लगाई जाती है ऑर्डर 21 के अंडर सीपीसी का, ठीक है। मतलब ना तो ये सूट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना उस एप्लीकेशन के ऊपर जो कि लगाई जाती है ऑर्डर 21 के अंदर, ठीक है। कंडोनेशन ऑफ डिले, यही इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द क्रिमिनल अपील। ये जो सेक्शन है क्रिमिनल अपील के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो कंडोनेशन ऑफ डिले है ये सिर्फ यही बोलता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है अपील या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने का, ठीक है। ये जो अपील एप्लीकेशन है आती है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद, वो कोर्ट की मर्ज़ी है कि उसे जो है कंडोनेशन ऑफ डिले देना है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड करना है या नहीं करना, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को और एक्सेप्ट भी कर सकती है। इसमें दो चीज़, ये जो सफिशेंट कॉज है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में, ठीक है। सफिशेंट कॉज वो होगा जिसके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द, जो कि सफिशेंट कॉज वो है जो कि पार्टी के कंट्रोल से बाहर है, मतलब जिसको कंट्रोल करना पार्टी के बस में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टी का जो टाइम पीरियड है कहीं और वेस्ट हो जाता है किसी और कोर्ट में, तो ये उसे बात पता नहीं होता कि उसका जो है ये जो टाइम है उसकी रॉन्ग कोर्ट में, उस कोर्ट में वो सूट एप्लीकेशन वगैरह लगा ही नहीं सकता। तो वो उस बट उससे बाद में जाकर पता चलता है, तो उस केस में देखा जा सकता है, कोर्ट उसे देखेगी कि इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, सफिशेंसी ऑफ एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एप्लीकेंट। ये जो सफिशेंटी ऑफ कॉज है ये एक्सप्लेनेशन जो है एप्लीकेंट के द्वारा दी जानी चाहिए, एप्लीकेंट या फिर अपीलेंट के द्वारा। मतलब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने का कि उसके पास सफिशेंट रीज़न है, उसके पास सफिशेंट कारण है कोर्ट में देरी से आने का, ये प्रूव करना उस बंदे के ऊपर है जो कि अपील डिले चाहता है, मतलब कि एक्सटेंशन करवाना चाहता है टाइम को, उस पार्टी के ऊपर है जो भी अपील या फिर एप्लीकेशन को लेकर आ रहा है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो बताए कि उसके पास सफिशेंट कॉज है, और ये जो उस सफिशेंट कॉज को एक्सेप्ट करना ना करना है ये कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। सेक्शन 5 जो है सिंपली यही कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पार्टी के ऊपर लाई होगा, और उस सफिशेंट कॉज को देखना ये कोर्ट के ऊपर है कि हाँ ये को सफिशेंट कॉज है इसके, पार्टी को टाइम डिले, मतलब उसका टाइम जो एक्सटेंड करना है या नहीं करना, ये कोर्ट के ऊपर। सेक्शन 5 जो है सिंपली यही कहता है। अगर सिंपल एंड आसान वर्ड में समझाऊं तो सेक्शन 5 ये बात करता है कोई एप्लीकेशन या अपील प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद कोर्ट में लगाई जा सकती है अगर पार्टी के पास जो है उस अपील को, उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए कोई सफिशेंट कॉज है, कारण है कि हाँ इस कारण से वो बंदा जो है कोर्ट में जल्दी नहीं आ पाया, तो कोर्ट देख सकती है कि उसे टाइम दिया जाए या ना दिया जाए। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। सेक्शन 5 सिंपली यही कहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 6, 7 एंड 8 के बारे में, और साथ में कवर करेंगे सेक्शन 9। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कर लिया सेक्शन 3, 4 एंड 5। सेक्शन 3, 5 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की, मतलब अगर कोई सूट अपील या एप्लीकेशन आता है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद तो कोर्ट को उसे डिसमिस करना पड़ेगा, चाहे डिफेंडेंट इस बात की प्ली ले या ना ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन एक्सपायरी ऑन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। अगर कोर्ट जो है उस दिन बंद है जिस दिन बंदे का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है ख़त्म हो रहा है, तो वो पार्टी जो है सूट अपील या एप्लीकेशन अगले दिन, नेक्स्ट डे जिस दिन भी कोर्ट ओपन होगा उस दिन लगा सकती है। एंड एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया कि अगर कोर्ट में काम नहीं हो रहा बट कोर्ट ओपन है तब भी कोर्ट को माना जाएगा कि कोर्ट जो है बंद है। और सेक्शन 5 जो है वो बात करता है कि एप्लीकेशन या अपील के लिए बंदे को जो है टाइम एक्सटेंड हो सकता है कुछ केसेस में, जब पार्टी के पास जो है सफिशेंट कॉज है देरी से आने का, मतलब अपील एप्लीकेशन लगाने का उसके पास देरी से लगाने का कोई कॉज है, कारण है, सफिशेंट कारण है, तब जो है कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। वो कोर्ट की मर्जी है अपनी कि सफिशेंट कॉज उसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।